हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ब्यूफोर्ट सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया है। रशिया ने हर तरफ से यहाँ पर यूक्रेन की मैप को शो कर रखा है। तो अगर आप इसको देखें तो ये स्टेटमेंट आया है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में अगर हम देखें तो इस तरीके का अटैक पहली बार देखने को मिला है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड आप सभी को पता है 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड लड़ा गया था और उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस को एग्जिस्टेंस में लाया गया था कि वॉर जैसी जो सिचुएशन अगर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ग्लोबली लेवल पर तो उसको अपीस किया जा सके, शांत किया जा सके एंड पीस एंड स्टेबिलिटी सोसाइटी में सस्टेन की जा सके। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एरिया से, जैसे कि ये जो डोनबास वाला रीजन है, यहाँ पर देखिए ये डोनबास रीजन, यहाँ पर से यहाँ लैंड रूट का यूज़ करते हुए रशिया ने यहाँ पर अटैक कर दिया। इसके बाद में अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो एयर स्ट्राइक इस एरिया से किया है और यहाँ पर सी रूट से यहाँ पर अटैक किया गया है। मतलब यूक्रेन पर चारों तरफ से यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की गई है। ये जो डोनबास रीजन है वो कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था। रशिया ने यहाँ के जो दो रीजन जो है, यहाँ देखो ये एक तो लुहान्स्क और एक ही डोनेस्क जो है, 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया के ऊपर, ये क्रीमिया वाला रीजन है, इसको एनेक्स कर लिया था। मतलब पहले यूक्रेन का पार्ट था और बाद में रशिया ने इसके ऊपर क्लेम किया कि हमारा पार्ट है और उसके बाद में क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। इसके बाद में ये लुहान्स्क और डोनेस्क जो पार्ट थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा था। हालांकि इन एरिया को किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन अब यहाँ पर इन एरिया में रशिया ने शुरुआत में क्या किया, यहाँ पर अपने जो ट्रूप्स जो हैं उनको, जो पीस मेकिंग ट्रूप्स हैं उनको यहाँ पर सेंड किया कि यहाँ पर जो भी एक तरीके से परेशान किया जाता है, जो रशियन पॉपुलेशन है या फिर रशियन सपोर्टिव जो लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, तो उनको आप एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर उनको रिकॉग्निशन दे दी। तो इसी से स्टार्ट किया रशिया ने और उसके बाद में चारों तरफ से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। आज का जो आर्टिकल है, आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है, उसमें आप चाहे एक्सप्लेन पेज पर देख लीजिए। इसके अलावा जो हमारा एडिटोरियल आइडिया पेज आता है उस पर भी ज़्यादातर जो आर्टिकल है और मेजरली जो फ्रंट पेज है वहाँ पर जो ज़्यादातर यही पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन किया गया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इंडिया कैसे इसमें इंटरवीन करे, इसके अलावा जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ वो क्या इसमें अपना रोल प्ले कर सकती हैं। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप रिलेट कर लेना एक्सप्लेन पेज से भी और जो हमारे आइडिया पेज है और एडिटोरियल पेज पर जो आर्टिकल है उनसे भी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रशिया के साथ में डिस्कशन किया, व्लादिमीर पुतिन के साथ में वर्चुअल मीटिंग हुई। उसमें उन्होंने बोला कि ये जो भी अटैक आपने किया है उसको आप काउंटर कीजिए और यहाँ पर इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि देखो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वायलेंस हो रहा है, इसको सॉल्व किया जा सकता है अगर एक ऑनेस्ट तरीके से नेगोशिएशन किया जाए। अगर ऑनेस्ट तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये जो इशू है उनको काउंटर किया जा सकता है, उनको सोल्व किया जा सकता है। आप सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मेजर कन्फ्लिक्ट क्या है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन है। नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन के लिए अगर वेस्टर्न कंट्रीज अपने आप को काउंटर करें तो हो सकता है कि इस तरीके की वॉर जैसे सिचुएशन ही कंप्लीट ना हो। आप रशिया को ब्लेम कर रहे हो एक तरीके से, लेकिन रशिया ये चाहता है, रशिया यूक्रेन के ऊपर जो अटैक है वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसको वेस्टर्न कंट्रीज़ को काउंटर करने के लिए उसको ये अटैक करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो यूएस जो है वो रशिया को नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना कर एक तरीके से जो बॉर्डर एरियाज़ है रशिया का वहाँ पर उसको थ्रेट करने की कोशिश करेगा। तो आने वाले टाइम में इनडायरेक्टली रशिया को ये सारी जो परेशानियाँ वो झेलनी पड़ेंगी और वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो साथ में ना जाए नाटो ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये कुछ मेजर कन्फ्लिक्ट है। इन मेजर कन्फ्लिक्ट को अगर ध्यान में रखा जाए, उनके डिस्कशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए तो जो भी इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सकता है। तो इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया
था कि देखो अगर ऑनेस्ट तरीके से एग्रीमेंट और डिस्कशन किया जाए, मतलब एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश ना की जाए कि दूसरे के जो भी इंटरेस्ट हैं उनको आपने सप्रेस कर दिया और फिर आप रेगुलर कर रहे हो कि हाँ बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में मीडिएशन बनने का खूब कंट्रीज़ ने यहाँ पर रोल प्ले किया। तो रशिया का मेजर कंसर्न यही है। चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि रशिया का जो कंसर्न है उसको भी तो आप सोल्व आउट कीजिए ना, कि रशिया का कंसर्न है कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन नहीं होगा जब तक आप इसके ऊपर राइट डाउन नहीं करोगे, इसको लिखित में रिटर्न में ये चीज़ें नहीं अप्रूवल करोगे कि नाटो का एक्सपेंशन हम नहीं करेंगे। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ जो एक तरीके से बढ़ रहा है नाटो ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। इससे आने वाले टाइम में कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो दोबारा से निकल करके सामने आ सकती है। अब देखो इंडिया के तो खुद के अपने कंसर्न है, क्योंकि इंडिया एक मीडिएशन का रोल, एक बैलेंस रोल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब डिस्कशन हुआ तब इंडिया ने ना सिर्फ ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का साथ दिया और ना रशिया का साथ दिया, उन्होंने मीडिएशन का रोल बनाया और उन्होंने तब भी ये बोला कि डिस्कशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए। वॉर जैसे सिचुएशन से कंप्लीट ग्लोबली लेवल पर सभी को नुकसान देखने को मिलेगा। ओके क्योंकि इंडिया के लिए तो देखो यूएस भी जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यूएस के थ्रू हम क्वेड ग्रुप के थ्रू और अदर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री एंड फेयर बनाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यूएस की अगर पहुंच वहां तक बनी रही तो इसके साथ में हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी अब इंटरेस्ट हो रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम ओपन एंड फेयर बना सकें। तो ये तो यूएस की इंपॉर्टेंस है। दूसरा, यूएस और चाइना जो है वो एक दूसरे के एंटी है। हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कुछ इशू हो तो एक तरीके से यूएस जो है वो इंडिया का सपोर्ट कर सकता है। दूसरी बात आती है रशिया की। रशिया हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। जब यूएस इंडिया के साथ नहीं था उस समय रशिया ने हमेशा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। अभी प्रेजेंट टाइम में हालांकि हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ में चाइना जो है वो रशिया के साथ में खड़ा हुआ है, तो इंडिया को ये फियर है एक तरीके से कि हो सकता है कि चाइना अपने जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करके इंडिया के साथ में जो रशिया के रिलेशंस हैं उनको क्या कर सके, डिग्रेड करने की कोशिश करे। हम बहुत सारे डिफेंस वेपन्स के लिए जैसे प्रेजेंट टाइम में S-400 मिलिट्री सिस्टम जो है उसको हम खरीदने वाले हैं। इससे हम क्या होगा, उस डिफेंस सिस्टम से हमारे बॉर्डर एरियाज़, हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट और नर्दर्न वाला पार्ट मीन्स चाइना के साथ में जो बॉर्डर है और पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करने में ये जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया ये चाहता है कि हम बैलेंस नेचर को फॉलो करें, हम किसी भी कंट्री का साथ देने की कोशिश ना करेंगे। हालांकि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन होता है, कल भी हमने डिस्कस किया, तो रशिया जो है वो अपनी वीटो पावर का यूज़ करते हुए उस डिस्कशन को काउंटर कर देगा। और जब इस तरीके से वीटो पावर का एक भी मेंबर अगर यूज़ करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो जो भी ऑर्डर पास करने की कोशिश की जाती है वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। और चाइना तो जो है वो तो रशिया के साथ प्रेजेंट टाइम में है ही। तो ये तो इंडिया के कंसर्न है। दूसरे कंसर्न अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो उन कंसर्न में सामने बात आती है कि देखो इसकी वजह से क्या होगा, जो रशिया है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। क्रूड ऑयल के मार्केट में प्राइस बढ़ेंगे, क्रूड ऑयल का जब प्राइस बढ़ेगा तो जो डोमेस्टिक यूज़ जो हम करते हैं पेट्रोल डीजल का उसके प्राइस बढ़ेंगे, कुकिंग गैस जो है उसका प्राइस बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन जो कंट्री है वो सनफ्लावर ऑयल का काफ़ी प्रोडक्शन होता है वहाँ से, तो इसकी वजह से उस वहाँ से जो हमारे जो रिलेशंस है, जो हमारा ट्रेड है उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर ये वॉर होता है और हाई लेवल पर जाता है और इसमें अदर कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो इससे डिफेक्ट होगा और इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। कोविड की वजह से वैसे ही जो हमारा डेफिसिट जो था वो इंक्रीज़ हो गया है, तो उसको उस गैप को फिल करने की बजाय वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होने का यहाँ पर कारण बनेगा ये वॉर जो है। इस वॉर की वजह से जो भी इशू है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। आप सभी को पता है कोविड के टाइम में हर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हुई थी, और अगर अब वॉर जैसी सिचुएशन हुई तो आपकी जो इकोनॉमी है वो तो इफेक्ट होगी। इन्फ्लेशन रेट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि मार्केट वैल्यू, हर प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे पॉपुलेशन की इनकम वैसे ही इंक्रीज़ नहीं हो रही है प्रेजेंट टाइम में। अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी लो लेवल पर है। बहुत सारे लोगों की तो जॉब भी अभी तक उनको वापस नहीं मिली है। तो इससे जो इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज़ हुई तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा।
यूक्रेन ने जब ये इशू हुआ उस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब इंडिया ने अपना एक इंडिपेंडेंट रोल प्ले किया, मतलब एक मीडिएशन, एक बैलेंस रोल प्ले किया, ना तो रशिया को कंडेम किया, तो यूक्रेन ने ये बोला था कि ये जो स्टेटमेंट रहा इंडिया का, जो स्टैंड रहा, वो एक तरीके से डिससेटिस्फैक्टरी रहा यूक्रेन के लिए। लेकिन उन्होंने एक होप भी व्यक्त की है कि अगर इंडिया चाहे तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व किया जा सकता है। और इसी के थ्रू हमने देखा कि हमारे इंडिया ने की प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर डिस्कशन भी किया है व्लादिमीर पुतिन के साथ में। हमारे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में मेडिकल की स्टडी के लिए हैं। तो अगर ये वॉर होता है तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के जो एयरबेस हैं वहाँ पर भी अटैक किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स को रिटर्न कर दिया गया है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर अभी हम कर्नाटका में एक इशू देख रहे हैं, और कर्नाटका में जो इशू है वो हिजाब को लेकर के है। अब दिल्ली में भी सेम इसी तरीके का इशू देखने को मिला है कि एक ऑर्डर पास किया हुआ है कि दिल्ली की जो साउथ एमसीडी स्कूल्स हैं वहाँ पर कोई भी रिलीजियस अटायर पहन करके नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि जो स्कूल थी उसमें यूनिफॉर्म को लेकर के कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने डोमेस्टिक जो भी उनके रिलीजियस अटायर है उनको पहन करके आ रहे थे, तो इसको लेकर के एक तरीके से जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो चेयरमैन है, एजुकेशनल चेयरपर्सन ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने कमिटमेंट किया है, हमने स्टेटमेंट दिया है कि जो भी आपके रिलीजियस अटायर हैं वो आपके स्कूल में अलाउ नहीं है। इसके लेकर के उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे लिए हर चिल्ड्रन इक्वल है। हम चाहते हैं कि किसी भी बेसिस पर उनके खिलाफ में कोई भी डिफरेंस ना हो, हम सभी को इक्वल मानते हैं, और सभी को जो भी बेसिक फाउंडेशन है वो सभी का मजबूत करना, सभी को बेसिक तरीके से हर चीज़ अवेलेबल करवाना हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई भी किसी को भी कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे साइन ना देखने को मिले, कुछ ऐसे व्यूज़ ना देखने को मिले जिसकी वजह से उनको कुछ पर्सनल इफेक्ट देखने को मिले। ओके, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म है उसी को सब कैरी किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो पेज नंबर 8 पर है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, लास्ट टाइम जब गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम क्या था कि कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट मिली थी, बीजेपी को कम सीट मिली थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस से कुछ मेंबर जा करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और फिर बीजेपी को मेजोरिटी में लेकर के आ गई। तो इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के जो स्पीकर हैं उनको राइट डाउन किया था कि भाई 12 एमएलए ने इस तरीके से जो हमारी 10th शेड्यूल है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसका वायलेशन किया है और दूसरी पार्टी में गए हैं, तो उनकी जो भी सदस्यता है, मेंबरशिप है, उसको आप रद्द कीजिए। लेकिन जो स्पीकर है उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बाद में गए बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसको लेकर के कुछ डिस्कशन नहीं किया, एक सही रिजल्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और अब बोल रहे हैं कि अब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं से हमें लगता है कि वो जो भी डिस्कशन होगा, जो 10th शेड्यूल को व्यू करने किया जाएगा और एंटी डिफेक्शन लॉ जो है जिसका वायलेशन यहाँ पर किया गया है उसको भी संज्ञान में लेकर के सुप्रीम कोर्ट इसमें सही डिसीजन देगा। आप सभी को पता है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थी, बाद में अब प्रेजेंट टाइम में 12th शेड्यूल है। 9, 10, 11, 12 जो 4 शेड्यूल है उनको बाद में जोड़ा गया है। तो आपको ये बताना है कि 10th शेड्यूल को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसको आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर राजस्थान में प्रेजेंट टाइम वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका अभी सेशन चल रहा है, तो उसको लेकर के कल हमने वहाँ का बजट के बारे में भी डिस्कशन किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और अब राजस्थान असेंबली में अभी हमने देखा कि वहाँ पर रीट का पेपर जो है उसमें कुछ क्लैश देखने को मिला। इसके अलावा बहुत सारे पेपर में वहाँ पर घपला देखने को मिलता है। तो उनकी जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट राजस्थान की, उन्होंने बोला है कि हम एक ऐसा बिल लेकर के आ रहे हैं जिसमें अगर एग्ज़ाम फ्रॉड में कोई पाया जाता है, किसी का कोई रिलेशन पाया जाता है, तो उनको 10 करोड़ तो फाइन और 10 साल की जेल, ये उसमें फिक्स किया गया है पनिशमेंट के रूप में। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है कि फार्म सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में, फूड आइटम्स ले लो या किसी भी सेक्टर में, हमें जो प्रेजेंट टाइम में हम वोकल फॉर लोकल के लिए हमें काम करना है, मतलब आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत के लिए, इंडिया के लिए हमें वर्क करना है। यहाँ पर जो कंप्लीट आर्टिकल है वो रिलेटेड है
किसकी या रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के बताया गया है कि क्रूड का थ्रेट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया जो है जितना भी कंज्यूम करता है उसका 80% जो है वो हम बाहर से मंगवाते हैं, ट्रेड करते हैं। इसकी वजह से इंडिया के जो मार्केट लेवल पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। आइडिया पेज पर जो आर्टिकल है, 2 आर्टिकल हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि देखो प्रेजेंट टाइम में अगर हम लास्ट 8 ईयर्स में अगर हम बात करें या कुछ टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के 8 लाख स्टूडेंट जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए हर साल फॉरेन जाते हैं और उनमें पैसा खर्च करते हैं $28 बिलियन, मतलब हमारी जीडीपी का 1% जो है उतना पैसा खर्च किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में फ़ीस के रूप में देते हैं वो $6 बिलियन, $6 बिलियन, ओके, मतलब 45,000 करोड़। इतने पैसे से हर साल जो है हम 10 न्यू आईआईटी, IISER, JNU और कोई भी एलिट इंस्टीट्यूशन एवरीवेयर खोल सकते हैं। कैग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8 नई IIT जो 2008-9 में जिनको शुरू किया गया था वो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। अब 70 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव नहीं है कि हम हायर एजुकेशन के लेवल पर अपने आप को आत्मनिर्भर बना पाएँ। विदेश में जाने का कई कारण है। आपकी यहाँ पर जो IITs हैं उनमें आपको फिर भी अच्छे लेवल की जॉब मिलती है, लेकिन जो आपकी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपको अच्छे लेवल की जॉब नहीं मिलती है। आप ग्रेजुएशन करने के बाद में भी आपको अगर आपका जो भी CV देखा जाता है उसमें आपकी जो कॉलेज के बारे में अगर पता लगाया जाता है तो फिर आपको अच्छी जॉब ऑफर नहीं होती है। पहली बात तो उन कॉलेज उन यूनिवर्सिटीज़ में अच्छी कंपनीज आती ही नहीं है, और आती भी हैं तो आपको अच्छा पैकेज नहीं दिया जाता है। तो ये एक मेजर रीज़न है कि बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर एजुकेशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब वहाँ पर अगर हम रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, स्टडीज़ में बहुत सारी चीज़ें स्किल बेस्ड स्टडी होती है जिनका काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक लेवल पर जब जॉब क्रिएशन की बात आती है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज लेवल पर उसका यूज़ होता है। तो इसलिए भी जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन की ट्रैवल पर जाते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल का ये बोलना है, आर्टिकल में राइटर का ये बोलना है कि देखो एजुकेशन सेक्टर में हमें ही करना होगा कि जो भी हमें हमारे यहाँ पर स्टडी हो वो स्किल बेस्ड स्टडी हो, उसके बाद में जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी हाई रही, जिसके बेसिस पर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में ही रुकना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर आर्टिकल बताया गया है बजट के बारे में। इस आर्टिकल में बोला गया है कि हमारा जो बजट है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स को मिस कर दिया गया है, मतलब क्लाइमेट चेंज को लेकर के किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट वर्क करेगी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। राइटर का ये बोलना है कि देखो बजट को हम 3 लेवल पर एनालाइज कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट सेक्टर के लिए डायरेक्ट कितना एलोकेशन किया गया है, या फिर नॉन एनवायरनमेंट सेक्टर के लिए, नॉन एनवायरनमेंट सेक्टर में एनवायरनमेंट के लिए कितना एलोकेशन किया गया है, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के ऊपर क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उन सेक्टर्स के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके लिए मनी का कंपैरिजन करें तो ज़्यादा खर्चा किया गया है, लेकिन इसमें ये भी बोल दिया गया है कि कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, लगभग 3,000 करोड़ जो है, लगभग 2,500 करोड़ जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट भी तो इंक्रीज़ हो गई है ना। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो कि नॉन एनवायरनमेंट सेक्टर जो है उनका एनवायरनमेंट उन सेक्टर में एनवायरनमेंट के लिए कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पर देखो ये बताया गया है, राइटर का ये बोलना है कि अगर हम बजट की कंक्लूज़न की बात करें, एक ओवरऑल बात करें, तो बजट जो है वो क्लाइमेट एक्शन को फैसिलिटेट करने में जो चांस था कि क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि अभी COP26 की मीटिंग हुई, हमने डिस्कशन किया, इंडिया ने टारगेट लिया 2070 तक अपना नेट जीरो एमिशन का। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हमें क्लाइमेट को सिक्योर करने का, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारा जो बजट है उसमें एक तरीके से ज़्यादा मेजरली फोकस नहीं किया गया है कि किस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ इंक्रीज़ हो, हमारा जो भी एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें, और इन सारी वजह से जो चीज़ें हमारे फाउंडेशनल वर्क पर हम किस तरीके से चेंज करें ताकि जो इश्यूज हैं वो काफ़ी कम हो सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए,
ये कंप्लीट जो आर्टिकल है इन्फ्लेशन क्या रहेगा ये सब कुछ उसी से बताया गया है। यहाँ पर जो एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है वो इंडिया ने जो डिस्कशन किया रशिया के साथ में, ये हम फ्रंट पेज पर इस आर्टिकल को डिस्कस कर चुके हैं। ये है इन्फ्लेशन के बारे में, इसको भी हम फ्रंट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। और ये यहाँ पर शो कर रखा है कि यूक्रेन के ऊपर जैसे ही रशिया ने अटैक किया, किस तरीके से वहाँ के जो लोग निकल कर गए हैं वो सेफ प्लेसेस में जाने के लिए अपने आप को आगे करने लगे। ये बोला जा रहा है कि रशिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में खार्किव जो एरिया है उसको अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।